हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिकली ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 6 या 7 है आई थिंक। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस और मेमरी ग्लैंड। और जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis के बाद क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन। तो इसके पहले जो मैंने टॉपिक कवर किया था मैं उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। पिछली क्लास में मैंने फीमेल की जो है एक्सटर्नल जेनेटेरिया के बारे में पढ़ाया था कि जो कि फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेरियम क्या आती है। एक्सटर्नल जेनेटेरियम बेसिकली पढ़ाया था कि जो होती है बाहर वाली जो लेयर होती है लेबियम माइजोरा होती है, और ऊपर जो सबसे होती है टॉप पे वो होती है मॉन्स पीबिस। मॉन्स पीबिस में जो होता है फैट का डिपोजिशन होता है, फैटी होती है, उसमें हेयर्स होते हैं। बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है वो होती है लेबियम माइजोरा। माइजोरा का मतलब मेजर। मेजर जो बाहर वाला पोर्शन होता है लेबियम माइजोरा होती है। इसके जो इनर वाली होती है वो होती है लेबियम माइनोरा। लेबियम माइनोरा जो होती है फ्लेशी फोल्ड होती है, ये उसको कवर करके रखती है। और लेबियम माइनोरा के अपर पोर्शन यानी पोस्टीरियर पोर्शन पे जो होता है वो क्लिटोरिस होता है। क्लिटोरिस क्या होता है? क्लिटोरिस बेसिकली होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जैसे होमोलोगस टू पेनिस। पेनिस में जैसे इरेक्टाइल टिश्यू होती है वैसे इसमें होता है इरेक्टाइल। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है वो क्लिटोरिस होती है, ये इरेक्टाइल टिश्यू होती है। इसके बाद पढ़ा था जो होती है नीचे जो है मैंने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं उसको, हाइमन। हाइमन जो है मेम्ब्रेन होती है, ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी की पहले होती है। ये वर्जिनिटी को दर्शाती है। अगर किसी मेम्ब्रेन किसी फीमेल में जो है, अगर किसी ह्यूमन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब यह है कि वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का मतलब होता है वो कुंवारी है। और वो क्या नाम है, यूरिथ्रल के बगल में जो होती है जो ग्लैंड्स होती हैं उनको बोलते हैं पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड बेसिकली पेयर में होते हैं। और जो वेजाइनल ट्रैक के बाहर जो होते हैं ग्लैंड्स होते हैं वो बर्थोलिन्स ग्लैंड्स होते हैं। ये भी बेसिकली पेयर्स में होते हैं। तो ये मेरा रिकैप था पिछले एक क्लास का। और इसके बाद हम पढ़े थे ओवरी के जो ओवेरियन साइकिल्स होती हैं उसमें कैसे फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, यानी फॉलिकल्स का निर्माण होता है। तो एक बार उसको भी रिकैप कर लेते हैं। फॉलिकुलोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे जो होता है हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एल एच एफ एस एच। एफ एस एच क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलोजेनेसिस। जो फॉलिकल्स जो होते हैं 60,000 से 80,000 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो बच जाते हैं वो उनको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करता है तो 3 से 4 जो होता है उसमें से स्टिमुलेट होते हैं तो उसमें से कोई एक ही आगे निकल पाता है ताकि उसको जो होता है भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल पाते मिलता है, तो अच्छे से डेवलप एक ही कर पाता है, बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं। तो उसमें अलग अलग स्टेजेस आते हैं। जैसे फॉलिकुलोजेनेसिस होता है तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या रिलीज करती हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो ये एक्ट करता है एंडोमेट्रियम की वाल पे। एंडोमेट्रियम की वाल को थिकनिंग को बढ़ाता है। एंडोमेट्रियम की वाल के थिकनिंग को बढ़ाता है तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो फॉलिकल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में। ग्राफियन फॉलिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाती हैं तो ड्यूरिंग द यानी 13th डे एंड 14th डे डेवलपिंग फॉलिकल्स जैसे ही एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है काफ़ी बढ़ जाने की वजह से ये पॉजिटिव फीडबैक देती हैं। पॉजिटिव फीडबैक देती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पिट्यूटरी उस टाइम क्या करती है? एलएच को रिलीज करती है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और क्या नाम है, हाइपोथैलेमस भी रिलीज करती है। हाइपोथैलेमस भी एलएच रिलीज करती है। तो उस टाइम जो होता है एलएच का लेवल काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज यानी एलएच की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर कर जाती है। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद फिम्बरी यानी फिम्बरी इसको कैप्चर करती है। कैप्चर करने के बाद इसको फैलोपियन ट्यूब में ले जाती है, जिसको जहाँ होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाती है। ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम। कार्पो ल्यूटियस येलो कलर की होती है, ल्यूटिन प्रोटीन की बन जाती है। ल्यूटिन प्रोटीन की बनी होती है। ये मेनली जो होती है प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? मेनली प्रोजेस्ट्रॉन ही करता है, इसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो होती है फिर से जो होते हैं दोबारा जो है
ये आती हैं एंडोमेट्रियम में एक्ट करती हैं और उसको थिकनिंग को बढ़ाती हैं। बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ग्लैंडुलर, उसको सिक्रेटरी नेचर को बनाता है। ग्लैंडुलर सिक्रेटरी नेचर कहने का मतलब है कि हाईली यानी वेस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स का निर्माण करता है, ताकि जो है अच्छे से उसका निर्माण हो सके। एल एच का लेवल कम होने पे जो है एल एच का लेवल कम होने पे कार्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट कर जाती है। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाने से क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का बनना बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की वॉल टूट के गिर जाती है, जिसको बोलते हैं कि मेस्ट्रल फ्लो, यानी कि मेस्ट्रल का फ्लो हो गया। तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल वीकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने पिछली क्लास में जो है इतना ही पढ़ा था। आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे, और मेमोरी ग्लैंड के बाद जो पढ़ेंगे oogenesis पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास।
ये लैक्टिफेरस होती है, नहीं नो सॉरी सॉरी, ये होती है लैक्टिफेरस। ये एम्पुला होती है। ये होती है मेमोरी ट्यूब्यूल। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ये होती है मेमोरी लोब। मेमोरी लोब ये जो होती है 15 से 20 होती है। सॉरी, ये जो मेमोरी लोब होती है, हर एक मेमोरी ग्लैंड में जो होती है 10 से 15 से 20 मेमोरी लोब होती है। मेमोरी लोब के अंदर जो होती है एल्वोलस होती है, इसको बोलते हैं एल्वोलस। इसके अंदर सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स के ऊपर जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो सेल्स होती हैं इसको बोलते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। ये जो होती है मायो एपिथेलियम सेल्स होती हैं। मायो एपिथेलियम सेल्स के ऊपर जो होती हैं ये होती हैं ऑक्सीटोसिन। बेसिकली ये जो मैकेनिज्म होती है ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। बेसिकली अगर इसका फ्लो चार्ट डायग्राम देखें तो एनसीईआरटी में थोड़ा ऐसे कुछ दिया है। कुछ ऐसे इस टाइप में दिया है। ये जो होती है मैकेनिज्म जो होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। हर एक मेमोरी डक्ट में जो होती है 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। मेमोरी लोब के अंदर जो होता है मिल्क फॉर्मेशन होता है, ऐसे ग्रेप्स जैसे वो होते हैं, गुच्छे होते हैं, यानी एल्वोलस होते हैं। एल्वोलस के अंदर जो होती है मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स के ऊपर जो होती है मायो एपिथेलियम। मायो एपिथेलियम का मतलब सेल्स होता है, ये जो सेल्स होती है ये एंडोमेट्रियम वाली है। एंडोमेट्रियम वाली कहने का मतलब होता है कि कॉन्ट्रेक्शन कराती है, कॉन्ट्रेक्शन कराने से मिल्क सिक्रेट होता है। इसके ऊपर लगे होते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन में बेसिकली जो होता है ये भी कॉन्ट्रेक्शन कराता है। कॉन्ट्रेक्शन ये रिसेप्टर होते हैं, इसके ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। बहुत सारी एल्वोलस जो होती है मिल करके एक डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन डक्ट में खुलती है, जिसको बोलते हैं मेमोरी टेब्यूल्स। मेमोरी टेब्यूल्स जो होती है एक डक्ट के थ्रू खुलती है जिसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। डक्ट ये एक वाइडेस्ट पार्ट में खुलती है जिसको बोलते हैं एम्पुला।
इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला एक कॉमन डक्ट में खुलता है जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल, निप्पल एरियोला, ये बाहर जो ब्लैक वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एरियोला बोलते हैं, और इसको वाले पार्ट को बोलते हैं निप्पल। बेसिकली जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है वो एक नहीं होती, हर एक 10 से हर एक मेमोरी लोब जो होती है, हर एक मेमोरी लोब की अपनी अपनी डक्ट होती है जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ पे जो होती है एक लैक्टिफेरस डक्ट नहीं होती, बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट होती है, क्योंकि बच्चे को अगर फीड कराना है तो किसी एक मेमोरी ग्लैंड से एक लैक्टिफेरस से उतना मिल्क नहीं प्रोड्यूस होगा, इतना बाहर नहीं निकल पाएगा, तो बहुत सारी मेमोरी क्या होती है लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं। तो बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट का यहाँ पे गुच्छा होता है यानी बंच होता है जिसको बोलते हैं निप्पल यानी एरियोला। ऐसे जो मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग स्टेजेस में होता है। बेसिकली ये जो होता है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे ही नहीं, ये प्यूबर्टी के पहले जो होती है इनएक्टिव स्टेज में रहती है। जब प्यूबर्टी फीमेल्स प्यूबर्टी के टाइम पे जब फीमेल्स आती हैं तो उस टाइम जो होता है बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के इंक्रीज होने से क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, यानी मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। एक तो टाइम वो होता है, एक टाइम वो होता है जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने से क्या होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उस टाइम भी हाई होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने से जो होता है एक टाइम वो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, एक टाइम वो होता है जो लैक्टेशन है। लैक्टेशन ये वाली प्रक्रिया होती है जिसमें मदर जो होती है बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो उस टाइम इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका पार्ट डायग्राम है कि मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क का इजेक्शन कैसे होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो होता है कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये बेसिकली काम कैसे करता है, कैसे मिल्क का इजेक्शन, कैसे मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो आप इसको पाई चार्ट डायग्राम आप उतार लें। तो आप हम पढ़ेंगे कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से मिल्क का सिक्रेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। डायग्राम से इसे बना नहीं, बट समझने के लिए बहुत है इतना। बेसिकली होता क्या है, जब बच्चे के जन्म होने के बाद अगर मदर के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो मदर क्या होती है उस बच्चे को देखती है तो उसके अंदर एक ऐसी इमोशन क्रिएट होती है कि उस इमोशन क्रिएट होने के बाद जो होते हैं उनके अंदर अपने आप ही जो होता है मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है। तो मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम उस चीज़ को देखते हैं, और मदर जो होती है अपने इमोशन से अपने बच्चे को
देख रही होती है काफ़ी लॉन्ग टाइम से कि मेरा बच्चा भूखा है, ये है वो है, दिस टाइप है। तो उसके इफेक्ट से जो होता है उनका मिल्क का फॉर्मेशन होता है और अपने बच्चों को फीड कराती है। तो बेसिकली देखते हैं कि ये कैसे मिल्क का फॉर्मेशन यानी मिल्क को इंजेक्ट कराती है। जब बच्चा यहाँ पे मिल्क को इंजेक्ट करता है और मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, कंटिन्यू जो होता है मिल्क को सकिंग करता है, यानी निपल को सक करता है, मिल्क का इंजेक्शन नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से होता क्या है, नर्वस स्टिमुलस के थ्रू ये एक्ट करता है क्या, हाइपोथैलेमस पे। यहाँ से न्यूरॉन सिग्नल जाता है, ये नर्वस स्टिमुलस जाता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस रिलीज करती पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है प्रोलैक्टिन, पी आर एल। ये पी आर एल जो होता है मिल्क सिक्रेटिंग सेल से बाइंड करता है और ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है। सेम टाइम पे जो होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन काम करती है मायोएपिथेलियम सेल पे, ये मिल्क का फॉर्मेशन करती है। ये मिल्क को सिक्रेट करती है। ये कहने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन कराती है। ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। जब बेबी यानी बच्चा जो होता है मिल्क को सक करता है, मिल्क नहीं बन रहा होता है, नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से नर्वस स्टिमुलस जाती है। ये ब्रेन में जो होती है, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ये हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज करता है पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है पीआरएल जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक्ट करता है मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स पे, मिल्क का फॉर्मेशन करता है। सेम उसी टाइम पे जो है ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये एक्ट करता है मायोएपिथेलियम सेल्स पे, मायोएपिथेलियम सेल्स पे कॉन्ट्रैक्शन कराता है और मिल्क जो होता है इंजेक्ट होता है, यानी कि बाहर निकलता है। ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। और एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं कि लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, ये बर्थ के 6 महीने बाद तक होती है, जिसमें जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे जो होती है लैक्टेशनल एमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कि आईजीए मिल्क जब बच्चा पीता है तो उसमें जो होती है
एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी बेसिकली उसको प्रोवाइड करती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है। मिल्क में जो होता है IgA एंटीबॉडी होती है। ये मदर का मिल्क जब बच्चा जब फीड करता है तो उसमें जो एंटीबॉडी होती है वो IgA होती है। IgO एंटीबॉडी जो होती है पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब होता है कि किसी भी पैथोजन से लड़ने की क्षमता रखता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस में जो भी हो उससे लड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म हो तो बच्चे के जन्म के पश्चात यानी बाद 6 महीने तक मदर का मिल्क उसको फीड कराना जरूरी है। लेकिन गांव में रूरल एरियाज में लोग आजकल ये नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट है जो कि उनको कराना चाहिए। 6 महीने तक मिनिमम उनको मिल्क जो है बेबी को फीड कराना ही चाहिए। दूसरा क्या होता है, मिल्क में जो होता है ये कैसिन प्रोटीन होती है। और तीसरा क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। उसमें मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन्स होते हैं, कुछ मात्रा में आयरन्स होते हैं। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मिल्क के बारे में थे। तो हम पढ़ेंगे जो है कि लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है। एब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, कहने का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना है, मेस्ट्रुअल साइकिल न होना, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। यानी बर्थ के बाद जो होता है 6 मंथ तक ये मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। स्टॉप कैसे रहती है, किस कारण रहती है, हम उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है बेसिकली ये एब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, ये काम क्या करता है। काम ऐसे करता है कि जब तक जो है PRL, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जब तक ये प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तब तक ये इनहिबिट कर देगा किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को रिलीज करेगा तो GnRH जो है एक्ट करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कराती है, LH और FSH। जब इसको इनहिबिट करेगा तो GnRH नहीं रिलीज होगा, GnRH नहीं रिलीज होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से
LHFSH रिलीज नहीं होगी। LHFSH रिलीज नहीं होंगे तो ये फॉलिकल्स का स्टिमुलेट नहीं करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट नहीं करेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, यानी कि फॉलिकुलोजेनेसिस और उस जेनेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ये अप टू 6 मंथ तक होता है, 6 मंथ तक ये रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं 6 मंथ तक रिलीज होगा। ये इसके रिलीज होने से जो होता है ये इनविट कर देता है किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो जीएनआरएच नहीं बनेगा, जीएनआरएच नहीं बनेगा तो एलएचएफएसएच नहीं बनेगा, एलएचएफएसएच नहीं बनेगा तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट नहीं करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट नहीं करेगा, ओजेनेसिस वाली प्रक्रिया होगी ही नहीं। यानी जब तक ये रिलीज होगा तब तक ये क्या नाम है, ये सब नई प्रक्रिया नहीं होगी, तो ओजेनेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। ये अप टू जो है 6 मंथ तक होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। और जो बच्चे लगातार कंटिन्यू बने हैं उनके लिए एक वो है कि ये मेरा जो है चैनल @biology इसको आप ज्वाइन कर लें। ये मेरा चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके और आप इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।